Students, today we'll continue with the photoelectric effect. Yesterday we discussed about the black body radiation, okay, and that black body radiation proved that the radiation does not move in a, or that in a wave the energy does not emit in a continuous manner, कि किसी radiation में जो energy emit हो रही है वो एक continuous manner में नहीं है। ऐसे ही इसके लिए एक second effect भी है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे भी प्रूव होता है और इससे उससे भी बेटर वे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे अगर कोई रेडिएशन चलती है, रेडिएशन ऑलवेज मूव इन अ वेव लाइक मैनर, दैट्स व्हाई रेडिएशन इज अ वेव एंड इट एमिट एनर्जी। नाउ विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट दैट कि कभी भी कोई वेव चली और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं निकलती है। कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटल की शीट है एंड मेटल शुड बी वेरी मच रिएक्टिव लाइक सीजियम, CESIUM। सीजियम मींस रिएक्टिव मेटल का मतलब है एक ऐसी मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और रिएक्टिव मेटल के लिए एनर्जी कम लगेगी, ठीक। तो क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये कोई सोर्स है एनर्जी का, मे बी सन, मे बी बल्ब और एनीथिंग। यहाँ से कोई रेडिएशन आई, वेव आई और जब यहाँ टकराएगी उसके बाद अगर इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, देखो मेटल किससे बनी हुई है? एटम से। ये मेटल जो है एटम से मिलकर बनी हुई है, सभी मेटल किससे मिलकर बनी होती हैं? एटम से। अब इसके सरफेस पे एटम है, अब कोई रेडिएशन या कोई वेव जिसके पास एनर्जी है वो इससे टकराए और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, then this process is known as photoelectric effect। तो what is photoelectric effect? Photoelectric effect is a phenomena or a process in which electron is removed from the surface of metal when a light of certain frequency falls on it। अगर किसी certain frequency की लाइट इस पर फॉल करे। अब यहाँ ये वर्ड समझना जरूरी है, what is the meaning of this certain frequency light। देखो, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे देता हूँ दो बल्ब। एक बल्ब है हमारे पास 80 वोल्ट का एंड सेकंड बल्ब इज 40 वोल्ट, ठीक है, 40 वोल्ट बल्ब। यहाँ से भी आई रेडिएशन, पहले आपने ये चलाया 80 वोल्ट का बल्ब, तो जब इसकी लाइट इस सरफेस पर पड़ी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक। लेकिन अगर 40 वोल्ट वाला बल्ब ने जो अपनी रेडिएशन प्रोड्यूस की और वो रेडिएशन अगर इस मेटल पर पड़ी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। अब देखो, 40 वोल्ट का जो बल्ब है जो उससे निकल रही होगी रेडिएशन वो अलग होगी, जो 40 वोल्ट का बल्ब है उसकी अलग रेडिएशन है, 80 वोल्ट का बल्ब है उसकी अलग रेडिएशन है। तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि हर टाइप की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेटल के सरफेस से कोई रेडिएशन गिरे सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो वो तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि हर एक रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने नोटिस किया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की जरूरत है। अब अगर 80 से ऊपर 90 वोल्ट का लिया तो भी रिमूव, 100 वोल्ट का बल्ब लिया तो भी रिमूव, लेकिन अगर 40 से कम लोगे तो नहीं होगा। 40 वाला भी रिमूव नहीं कर पा रहा है तो 40 से कम की भी रिमूव नहीं होगा। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर साइंटिस्ट ने कुछ टर्म दी। क्या टर्म दी कि एक मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लाइट, मान लो 80 में बल्ब पे यू हो गया, आपने 70 का यूज किया, यहाँ भी हो गया, बट इसके बाद अगर 69 वोल्ट का बल्ब लिया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। इसका मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपको 70 वोल्ट की जरूरत थी, 70 वोल्ट बल्ब की जरूरत थी जिसकी रेडिएशन इस मेटल के सरफेस पर पड़े और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। क्योंकि देखो यार, ध्यान रखना, एटम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो एनर्जी कहां से आई? जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, जो रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी वो रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को
रिमूव कर देगी, एटम में से बाहर निकाल देगी। ठीक, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एक सर्टन फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत है, और सर्टन फ्रीक्वेंसी को कहा उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, की एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत है उसे उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और इस देखो यार, ध्यान रखना है यहाँ पर, अब इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि किसी भी वेव की जो एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली एनर्जी को आप ऐसे लिखोगे, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू या वी का जो साइन होता है ऐसे लिखते हैं, फिर न्यू बोलते हैं इसको। एनर्जी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हर एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 40 मान लो, इसकी 70, इसकी 80, इसकी 90, इसकी 100, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की एनर्जी भी अलग अलग होगी। अब जिस फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है, मींस जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज द एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन, और वो मिनिमम एनर्जी, देखो मिनिमम एनर्जी किसकी होगी? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से रिमूव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको W नोट से लिखते हैं। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं क्या है? वर्क फंक्शन। या फिर एनर्जी ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे हम? वर्क फंक्शन। ठीक है, और इससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अब ये थ्रेशोल्ड मींस ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये समझ लिया आपने कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि आपने मेटल का सरफेस लिया, उसके ऊपर आपने कुछ लाइट को एक्सपोज किया, लाइट की एक्सपोजर की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये सिंपल सी बात हो गई। लेकिन हर टाइप की लाइट इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पा रही थी, एक सर्टेन एनर्जी की लाइट चाहिए। ठीक, तो इससे कैसे फिर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हुई? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी, उसने क्या कहा था कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करती है। और ये पॉइंट इस थ्योरी से, इस प्रोसेस से फेल कैसे हुआ, देखो जरा समझो। मान लो ये मेटल का सरफेस है और यहाँ पर ये एटम्स हैं। ठीक है, अब इन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको 50 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 50 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और जो यहाँ पर सोर्स है रेडिएशन का, मे बी सन, मे बी बल्ब, कुछ भी है, और यहाँ से अगर रेडिएशन आई, ठीक, रेडिएशन आई, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकेंड। अब मान लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है 10 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड, कि इसमें जो एनर्जी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 10 जूल पर सेकेंड की जो एनर्जी आ रही है इस रेडिएशन की, वो कितनी है? 1 सेकेंड में 10 जूल। तो साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो कर रही है तो फिर क्या होगा? 10 जूल जो हुए 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कितने? 20 जूल, तो 5 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? 50 जूल, क्योंकि पर सेकेंड 10 है। चलो कोई बात नहीं, 50 से फालतू चाहिए तो कोई बात नहीं, 6 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 60 जूल। तो अगर अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ है तो एटलीस्ट 5 सेकंड अगर लगातार या 6 सेकंड लगातार आप इस लाइट को इसके ऊपर एक्सपोज करो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। इसको कैसे समझ सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल अगर समझना है आपको तरीके से, तो आपको किसी दीवार को तोड़ना है, ठीक है। अब जैसे एक होता है बुलडोजर, उस पे देखा ना आपने, एक ऐड में आता है कि बहुत बड़ा उसके ऊपर एक आयरन का बॉल बनी होती है
अगर वो आयरन की बॉल डायरेक्टली किसी दीवार से टकरा जाए, अब आयरन की बॉल का वेट होगा 50-60 और मे बी 1 क्विंटल 100 kg, तो उससे टकराएगी तो वो दीवार को तोड़ देगा। ठीक है, बहुत भारी बॉल होगी आयरन की, वो टकराई दीवार से तोड़ देगी उसको। लेकिन अगर अब देखो आपने 50 kg की आयरन की बॉल ली और उसने दीवार को तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे ही आयरन की बॉल ले लो, दैट इज हार्डली 500 ग्राम, हाफ kg की, तो क्या वो 500 ग्राम, तो क्या वो तोड़ देगी इसको? नहीं तोड़ पाएगी। अब आप ये सोचो कि एक स्ट्राइक में 50 kg की बॉल ने दीवार को तोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो 500 ग्राम की बॉल को ना बार बार टकराते जाओ। मींस अगर 2 बार टकराई तो 1 kg, टकराई 100 बार मींस 500 ग्राम मींस हाफ kg, हाफ kg इंटू 100 टाइम्स कितना हो गया 50 kg। अगर ये चलो 102 टाइम भी टकरा गई, 102 का मतलब क्या 51 kg, इससे फालतू हो गया, तो क्या ये वो बिल्कुल हल्की मतलब हाफ kg की बॉल अगर किसी दीवार को टकराएगी 100 मींस 102 टाइम तो क्या टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। हमें क्या है, एक बार एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा उसे तोड़ने के लिए। सेम केस यहाँ पर है, आपको पहली बार में ही वो एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। बट ये बात तो आप समझ रहे हैं, उस समय चीज समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैक्सवेल भी इस कंसेप्ट को समझा नहीं पाया। ठीक, तो वो थ्योरी वहां पर, वो वाला पॉइंट, उस एक्चुअल में उस थ्योरी का वो पॉइंट कि रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करती है, वो वहां पर वेल प्रूव नहीं हो पाई। ये पहला एग्जांपल हमने कल किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने क्या कहा था कि किसी भी चीज को आप हीट करो तो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैक्सवेल की थ्योरी, दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। फिर बाद में पता लगा हुआ क्या कि किसी चीज को हीट करते हो तो उसके एटम या मॉलिक्यूल लगातार मूव करेंगे। अब एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं? वेव की फॉर्म में। अब अगर वो वेव की फॉर्म में मूव करेंगे तो क्या है, उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर वो ये भी समझा पाए कि अलग अलग कलर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर क्यों है। कम टेम्परेचर पर रेड कलर, हाई टेम्परेचर पर येलो, उससे हाई टेम्परेचर पर ब्लू, वो समझा नहीं पाए। तो फिर समझाया ये गया कि हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, देखो होता क्या कि सिंपली था कि आप हीट करोगे तो मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। अब उन मिलियंस ऑफ एटम में कुछ थाउजेंड की एनर्जी की वेवलेंथ कुछ होगी जो वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, कुछ की वेवलेंथ मींस मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स होगी। एटम, सभी एटम की एक जैसी वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स होंगी। और कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा? वो वाली वेवलेंथ जिसको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने एक्वायर किया है। अगर सपोज कर लो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल ने उस वेवलेंथ को एक्वायर किया हुआ है जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस ना हो तो आपको कलर दिखाई भी नहीं देगा। अब यही रीजन है कि जब टेम्परेचर कम होता है, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टिकल की एनर्जी उसके बराबर नहीं होती है उस वेवलेंथ की। जब आप शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैक्सिमम पार्टिकल की एनर्जी या उनकी वेवलेंथ, उन पार्टिकल की वेवलेंथ इतनी होती है कि आपको कलर दिखाई नहीं देता। ऑल्दो कुछ पार्टिकल की वेवलेंथ इतनी जरूर होगी कि उनकी वजह से रेड या ब्लू कलर प्रोड्यूस हो, लेकिन वो बहुत कम नंबर पार्टिकल होंगे। अब फिर क्या हुआ, रेड के टाइम पर क्या हुआ, मैक्सिमम पार्टिकल की वेवलेंथ उतनी हुई कि आपको रेड कलर दिखाई दिया। फिर जब और टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर के अकॉर्डिंगली हो गई, तो आपको ब्लू कलर दिखाई दिया। ऑल्दो उस समय भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी वेवलेंथ रेड कलर वाली भी होगी, येलो वाली भी होगी, व्हाइट वाली भी होगी, कलरलेस वाली भी होगी, बट मैक्सिमम की जो होगी वेवलेंथ वही चीज आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है, और ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, जैसे ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया गया था ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया गया, बट इसके लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है जो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोली, देखो प्लैंक्स क्वांटम ने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने
पहले पॉइंट को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था उसे ही गलत बोल दिया। उसने कहा जैसे मान लो ये एनर्जी का सोर्स है और यहाँ से जो ये एनर्जी चल रही है आएगी तो वेव की फॉर्म में। उसने ये नहीं कहा कि वेव की फॉर्म में नहीं है, ये पॉइंट तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बट प्लैंक्स ने क्या कहा, जो एनर्जी आ रही है वो डिसकंटिन्यूअसली आ रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मींस रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूस चल रही है, ऐसे नहीं है। ये वेव जो है पैकेट स्मॉल स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में आ रही है और किसी एक पर्टिकुलर मतलब की रेडिएशन की जो सारे के सारे पैकेट्स की एनर्जी बराबर होगी। मींस अगर मैं कहता हूं ये 100 वोल्ट का बल्ब है तो इसमें से जो रेडिएशन आ रही है, देखो रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी ही है। हमें देखो आप तो ठीक है, आप जो आपका ये बल्ब है इससे आपको हीट फील नहीं होती है, बट अगर आप पुराना बल्ब लोगे तो उसमें आपको हीट फील होगी। व्हाई यू फील हीट, क्योंकि उसमें से फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है, फोटोन। तो अब ये क्या हुआ, कोई भी रेडिएशन है उसकी एनर्जी जो है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में है, एक्चुअल में कंटिन्यूअसली है ही नहीं। अब 100 वोल्ट का बल्ब है तो इसके सभी फोटोन की एनर्जी एक जैसी होगी। अगर यहाँ बल्ब है 80 वोल्ट का तो इसमें से भी फोटोन निकलेंगे और सभी फोटोन की एनर्जी एक जैसी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, that energy does not travel continuously but it travels discontinuously in the form of small packets known as quanta or photon। क्वांटा या फोटोन। अगर लाइट का है वो पार्टिकल तो अगर लाइट है तो हम उसे फोटोन बोल सकते हैं पैकेट को। वैसे सिंपल फॉर्म में अगर एनर्जी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल पैकेट, ठीक। और उसने फिर दूसरी बात जो बड़ी अच्छी बोली, उसने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ एवरी क्वांटम, एनर्जी ऑफ एवरी क्वांटम is directly proportional to the frequency of the radiation। देखो what is frequency पता है हमें कि किसी एक पॉइंट से कितनी वेव प्रोड्यूस मतलब पास हो रही है एक सेकंड में। किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में या एक मिनट में, एक यूनिट टाइम में, सेकंड बोलो मिनट बोलो वो तो एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हुई वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। और उसने क्या कहा कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। और फिर इसको उसने क्या किया, आगे फर्दर किया, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू दी हुई है 6.626 into 10 raised to power minus 30 और फिक्स होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। H is known here as Planck's constant, H is Planck's constant, E is equal to H into nu। तो एनर्जी जो है किसी भी फोटोन की आप निकाल सकते हो, तो आपको फोटोन H को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, आप एनर्जी निकाल सकते हो फोटोन की। तो इसने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये तो था आपका क्वांटम थ्योरी, जिसने कहा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो नहीं कर रही है, ये डिसकंटिन्यूअसली स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में फ्लो कर रही है। समझो कैसे, ये रहा आपका लाइट में तो सॉरी मेटल ऑफ सरफेस। तो मेटल सरफेस पर यहाँ मान लो ये बल्ब है और ये 80 वोल्ट का बल्ब है, चलो 40 मान लेते पहले वाला एग्जांपल, 40 वोल्ट का बल्ब है। अब इसमें से फोटोन आ रहे हैं, एक्चुअल में ये था ही नहीं ऐसा, ये फोटोन्स आएंगे, ठीक है। अब ये फोटोन इस पे टकराएगा, अगर तो इसकी एनर्जी इतनी हुई कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब मान लो 40 में नहीं निकलता है, टकराया, इसकी एनर्जी कम थी, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। अब बस इसकी एनर्जी यहीं से डिस्पर्स हो गई, सेकंड आया नहीं निकला, निकल गई एनर्जी। वो एनर्जी यहाँ पर जमा नहीं हुई, कलेक्ट नहीं हुई, डिपॉजिट नहीं हुई, क्योंकि अगर डिपॉजिट तब होती अगर वो कंटिन्यूअस मैनर में चलते। जैसे मान लो वही बात हुई बॉल वाली कि आप लगातार एक हल्की बॉल को या रबड़ की बॉल को लगातार कई बार दीवार पर लगातार टकराते जाओ तो क्या होगा, आपकी दीवार नहीं टूटेगी। आपकी हल्की बॉल है, कितनी मर्जी बार टकराओ, क्योंकि एनर्जी लगी, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, खत्म हो गई। फिर दोबारा बॉल आपने टकराई, लगी एनर्जी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बॉल आप 10,000 टाइम्स इसको टकराओ, अब एक बॉल का वेट अगर 100 ग्राम भी हो तो 100 into 500,000 टाइम्स करवाओगे तो
अगर उतना वेट का एक बॉल लेकर आओगे तो जरूर दीवार टूट जाएगी, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे वो कंटिन्यूस एक बिल्कुल कंप्लीट वे में एनर्जी नहीं आ रही है, वो स्मॉल 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 पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। जैसे एक बॉल, हल्की बॉल से दीवार नहीं टूटती, ऐसे ही इन पैकेट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 80 वोल्ट का बल्ब है, अब इसके फोटोन जो है इनके पास हाई एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि जब टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, और टकराते रहेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहेंगे, और एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं है। तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम दोनों के ही कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वांटम थ्योरी का ही एक न्यूमेरिकल, जो कि आपके पास पेज नंबर 8 पर दिया होगा, इस यूनिट के जो दिए हैं आपको नोट्स दिए गए हैं। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की, तो एनर्जी निकालनी है फोटोन की। किस फोटोन की? फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन विच कोरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मींस एक ऐसी लाइट के फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵। अब वेरी इजी करना क्या है आपको, वी नो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E = h × न्यू। तो E = h क्या है 6.626 into 10⁻⁻34। ये h की वैल्यू है, फिक्स है, आपको वैसे दी होगी न्यूमेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू, इनटू h न्यू की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। न्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी मींस न्यू है 10⁻50, और जो भी आंसर आएगा आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक और दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, दोबारा एनर्जी निकालनी है, बट अब की बार वेवलेंथ दी हुई है। कितनी वेवलेंथ दी हुई है आपको इस क्वेश्चन में 0.50 एंगस्ट्रॉम, 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी एनर्जी निकालनी है। देखो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पता है हमें 10⁻⁻10 होती है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं हम। अब देखो हमें फॉर्मूला क्या है, E = h न्यू, बट न्यू दिया नहीं है। एंड हमने कर चुके हैं ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन क्या होता है, न्यू = c/λ और λ = c/न्यू। ऑल्दो यहाँ न्यू निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं, h की वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻⁻34 इनटू न्यू। देखो न्यू को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर c/λ, न्यू इज c/λ, तो 6.626 × 10⁻⁻34 इनटू c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ लाइट, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ एंड लैम्डा कितना हो गया 0.50 into 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, और आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमने किए हैं प्लैंक्स क्वांटम के। इसके साथ ही एक न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी। जैसे आपके पास पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है नोट्स में दिया हुआ आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ मेटल सरफेस। देखो ये रहा, और यहां से आपके पास ये देखो, मैं ऐसे बनाऊंगा, जो आपके पास रेडिएशन आ रहे हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी लैम्डा, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन निकालना है। देखो भैया आप क्या करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये लैम्डा दे दिया गया है, ठीक है। और इसने जरा यहाँ क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। इसने कहा है कि अगर मान लीजिए सोर्स है लाइट का, कुछ भी है, यहाँ से जो ये वेव निकली है इसकी वेवलेंथ इतनी है, और ये जो लाइट है जब ये इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट उसकी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो है। जरा समझना मतलब क्या इस कहने का। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो, कहता हूँ सिंपल एग्जांपल्स लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि जैसे यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, और सपोज कर लो कि इस मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें 80 जूल की जरूरत है, बट जो ये फोटोन आ रहे हैं इनके पास 100 जूल है, तो क्या होगा, फोटोन टकराएगा इससे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब एनर्जी तो 100 जूल है और चाहिए कितनी, 80 जूल। कितनी जूल है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, 20 जूल। वो 20 जूल एनर्जी क्या करेगी, इस फोटोन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी, मींस उसकी मूवमेंट को इंक्रीज कर देगी। तो जो एनर्जी मींस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो जो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी स्पीड को बढ़ाएगी। अब यहाँ जरा ध्यान देना, इसने क्या कहा कि जो फोटॉन्स टकरा रहे हैं उसके बाद से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बट उसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी केवल उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मिनिमम चाहिए, और ये मिनिमम ही तो लगी है, क्योंकि अगर फालतू लगी होती तो कुछ ना कुछ स्पीड होती हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो वो है नहीं। इसका मतलब जो रेडिएशन जो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इस रेडिएशन की, वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकाल सकते हैं, वी नो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, दी हुई है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है, इतनी ही है जितनी जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये तो क्या हो गई आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, 6800 × 10⁻⁻10। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकली इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो जो वेवलेंथ है ये जस्ट सफिशिएंट इतनी है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जब आपने इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यूज किया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यूज किया, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होगी, ठीक। फिर उसने कहा है कि वर्क फंक्शन निकालो। तो वर्क फंक्शन क्या है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, मींस या फिर हम कहें जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अब एनर्जी निकाल लो, जो एनर्जी निकलेगी H × न्यू करके वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। तो बस ये आपको न्यू दिया है, देखो E = H की वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 इंटू ये रहा आपका न्यू। तो न्यू की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 6800 × 10⁻⁻10। और जो एनर्जी आई है इसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर अगर ऐसा कहा, अब जरा समझ लो इस क्वेश्चन को, अगर आगे फर्दर भी करना हो, अगर ऐसे कहा होता कि जैसे क्वेश्चन में कि इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे एक्स्ट्रा दे दी है, तो बाकी जो एनर्जी बनेगी उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 mv²। इस मींस 20 जूल है, 20 मींस कि 20 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी 1/2 mv²। और m जो है ये आपको दिया होगा, तो आप निकाल सकते हो कि कितनी वेलोसिटी निकली बनी है उस इलेक्ट्रॉन की जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो एक्स्ट्रा थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जब वो से टकराई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसके पॉइंट का एक जो शॉर्टकमिंग थी वो की,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सबको इकट्ठा कर लिया है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, बट इन पॉइंट्स को हमें जोड़ते रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में यही जाकर के बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।